सा कॉन्सेप्ट? कल हमने पढ़ा था सेल की साइकिल, है ना। और क्या पढ़ा था? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से कौन सा दूसरा स्टेप मिलाएं तो बन जाएगा सेल साइकिल? इंटरफेज, है ना। चलो भाई, दोनों में से टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है? इंटरफेज। इंटरफेज कितने फेज पर मुश्तमिल था? सबसे बड़ा, सबसे छोटा। ओके। जो सेल साइकिल है एनिमल सेल में कंप्लीट होती है 24 आवर्स से लेकर 18 से लेकर 24 आवर्स में, ठीक है। और प्लांट में जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट होती है 24 से लेकर 30 आवर्स। और बैक्टीरिया के अंदर सेल साइकिल कंप्लीट होती है 20 मिनट्स, जस्ट 20 मिनट्स, ठीक है। ये किस्सा है, ये कल पढ़ा था। कौन सा फेज था इंटरफेज का जो कांस्टेंट था? ये दोनों। और कौन सा कांस्टेंट नहीं था? जीवन वेरी करेगा। मिनिमम में मिनिमम ये 3 से 4 घंटे में भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज वाइज जीवन की परसेंटेज क्या है और एज की परसेंटेज क्या है? बुक में जो लिखा हुआ है, हाँ, 25 से लेकर 50% टाइम सेल साइकिल का। और एस कितना? 35 से 40, ठीक है, मैक्सिमम। चलो भाई, ये तो थी कल की बातें। आज हमें पढ़ना है आज हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ माइटोसिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मियोसिस। एक और डिवीजन का टाइप था जो कल हमने डिस्कस किया था, जो ओल्ड सेल्स में होता है, एबनॉर्मल सेल्स में होता है, ट्यूमर सेल्स में होता है और मोस्ट प्रोबेबली प्रोकैरियोट में होता है, एमाइटोसिस। चलो भाई, अब माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है और उससे कितने सेल बनते हैं? जो सेल डिवाइड होता है उसे पेरेंट सेल कहते हैं, जो बनते हैं उसे डॉटर सेल। पेरेंट और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? सेम होता है। वाइल मियोसिस में एक सेल डिवाइड होता है पहले 2 में, फिर वो 2 सेल डिवाइड होते हैं 4 सेल्स में। तो ये 2 डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। ये 2 बार डिवीजन हुई है, मगर इसको एक ही मानते हैं, मियोसिस। तो पहली को कहते हैं इसको मियोसिस 1, और फिर डिवीजन होने को कहते हैं मियोसिस 2। तो भाई, एक सेल में क्रोमोसोम अगर 46 हैं इसमें, तो ये जो सेल्स हैं इनमें क्रोमोसोम का नंबर होगा 43। यानी कौन सी डिवीजन है जो रिडक्शनल डिवीजन है? कौन सी नॉन रिडक्शनल है? कौन सी होमोटाइपिक है? होमोटाइपिक मतलब जैसा सेल है वैसे ही सेल बनाएगा। कौन सी डिवीजन है जो मुख्तलिफ सेल बनाएगी? हेट्रोटाइपिक सेल डिवीजन। अब बताएं भाई, मियोसिस और माइटोसिस कब और क्यों होगी? चलो माइटोसिस के बारे में सुनते हैं कि माइटोसिस जाइगोट जो होता है उससे जो बच्चा बनता है, यानी पूरे की पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, टिश्यू का बनना, ऑर्गन का बनना, या कोई चोट लग जाए तो उसकी हीलिंग, ये सारा कुछ माइटोसिस से होता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारे का सारा जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं ये माइटोसिस होती है। ठीक है भाई, फ्रेगमेंटेशन ये वो सारी चीजें ये माइटोसिस होती है। अगर मियोसिस की बात करें तो जो मियोसिस है वो होती है कब, जब ऑर्गेनिज्म होता है मेच्योर। इट मीन्स ये थ्रू आउट द लाइफ हो सकती है और इसका कोई मखसूस पीरियड है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ये एनिमल में होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, वाइल ये प्लांट में होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। नहीं याद आपको, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तो स्पोर बनते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि स्पोर दो टाइप के हैं, माइक्रोस्पोर यानी मेल स्पोर, मेगा स्पोर यानी फीमेल स्पोर से जो आगे स्ट्रक्चर बनेगी और मेल स्पोर से जो आगे स्ट्रक्चर्स बनेंगी, यानी पोलन ग्रेन बनेगा। मेगा स्पोरेंजियम से ओव्यूल एम्ब्रियो सेक बनेगी, वो आगे चीज़ें हैं। मगर जो स्पोर है जो आगे गैमेट बनेंगे मगर वो इन हेप्लॉइड सेल से बनेंगे, ये हमें पता है अच्छे से। बहरहाल ये बात है कि प्लांट में जो मियोसिस होती है उसको कहते हैं स्पोरिक मियोसिस, स्पोर बनाने के लिए मियोसिस। वाइल्ड एनिमल में जो मियोसिस होती है उसको कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। और सुनी ये दोनों कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? एम्ब्रियो वाले। नॉन एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? नॉन एम्ब्रियो फाइटा, फंजाई और अल्जी। इनके अंदर जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में मियोसिस होती है, जाइगोट में मियोसिस होती है तो जाइगोट से सीधे स्पोर बनते हैं। तो जाइगोट से क्या नहीं बनेगा? एम्ब्रियो नहीं बनेगा। एम्ब्रियो बनने के लिए जाइगोट में डिवीजन हो तो ये मोर्यूला, ब्लास्टूला, गेस्ट्रूला ये एम्ब्रियो है। ये जाइगोट में माइटोसिस होगी तो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो भाई, जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो भी क्या है? और बच्चा भी क्या है? बड़ा हो गया भी क्या है? डिप्लॉइड। तो माइटोसिस ही माइटोसिस हुई है, कोई और डिवीजन नहीं हुई। अगर फंजाई के जाइगोट में कोई मियोसिस हो जाती है तो जाइगोट से बनते हैं हेप्लॉइड स्पोर। इट मींस क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? रिड्यूस। इसीलिए जो लाइफ साइकिल होती है अल्जी और फंजाई की, इनको कहते हैं हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हेप्लॉन्टिक, हेप्लॉन्टिक का मतलब क्या है? हेप्लॉन्टिक का मतलब क्या है? यानी इनकी लाइफ साइकिल में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो हेप्लॉइड होगा। किसी किसी की हेप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। हेप्लोडिप्लॉन्टिक का क्या मतलब है? मतलब जिंदगी का कुछ ऐसा टाइम होगा जब बॉडी में क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉइड होगा और कुछ टाइम ऐसा होगा जहाँ पे सपोज एग्जाम्पल ले लें, उल्वा अल्जी अगर किसी ने पढ़ी है, उल्वा अल्जी में 26 क्रोमोसोम होते हैं। 26 यानी पेयर कितने? 13। गेमेटोफाइट स्टेज और जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है उसमें अलग अलग होती है, दिखने में एक जैसी होती है। तो वो स्पोरोफाइट स्टेज डिप्लॉइड होती है और गेमेटोफाइट, ये तो पता है ना, गेमेट बनाने वाली स्टेज कौन सी होती है? स्पोरोफाइट। गेमेट बनाने के लिए गेमेटोफाइट गेमेट बनाती है। कुछ बच्चे हैं कह रहे हैं स्पोरोफाइट स्टेज से गेमेट बनते हैं। क्या हो गया है ये? चलो चलो प्लांट में ये चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। प्लांट का किस्सा है, वापस आ जाएं। गेमेटोफाइट नाम क्यों देते हैं स्टेज को? गेमेट बनाने वाली स्टेज। प्लांट में गेमेट किससे बनते हैं? माइटोसिस से या मियोसिस से? प्लांट में स्पोर बनाने के लिए मियोसिस होती है, स्पोर बनाने के लिए मियोसिस होती है, गेमेट बनाने के लिए नहीं। गेमेट बनते हैं रिप्रोडक्शन में, मैं पढ़ा के आया हूं
रिप्रोडक्शन में मैं पढ़ा के आया हूं, जो पोलन ग्रेन आता है दीवार से सर लगाने को दिल कर रहा है। ये इतनी सिंपल बात है, ये भी आपको याद नहीं। इतने आप परेशान हो गए हैं, टेंशन में आ गए हैं, या पता नहीं कोई बड़ी स्ट्रेस ले ली है आप सब ने। बड़ी बात है भाई। पोलन ग्रेन जो था कैसे बना है? पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से ना। माइक्रोस्पोर किससे बना है? मियोसिस से। अब माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन गया। पोलन ग्रेन में कितने सेल थे? एक जनरेटिव और एक ट्यूब न्यूक्लियस था। जनरेटिव ने माइटोसिस करके क्या बनाया था? गेमेट। तो जो इस गेमेट का बनना है वो क्या है? वो माइटोसिस से है। और गेमेट जहां से बनते हैं वो स्टेज क्या कहलाती है? गेमेटोफाइट। याद है? अब याद है? चलो ठीक है। फिर भी भाई अभी स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं एक्चुअल। ये इंट्रोडक्टरी डिफरेंस है इन दोनों का। अब सुने, आगे सुने, आगे सुने। ये है माइटोसिस। माइटोसिस में ये सेल है। इस सेल से कितने न्यूक्लियस हैं? एक। अब इस न्यूक्लियस में जो डीएनए का नंबर है वो डबल है। इट मीन्स ये सेल क्या है? डिवाइड करने वाला है अभी। तो भाई मैच्योर है। तो इस सेल को देखें, अब इसने क्या कर दिया? एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बना दिए? जस्ट न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं, सेल सारा डिवाइड नहीं हुआ। सेल का साइटोप्लाज्म एक ही है, देखें एक ही है। तो ये सेल डिवीजन का एक स्टेप है। न्यूक्लियस का डिवाइड होना, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब डिवीजन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस एक से दो बनेंगे, इसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। और इसके स्टेप होंगे चार: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मतलब ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हो गया, एक न्यूक्लियस से दो बन गए। अब दूसरी स्टेज आएगी कैरियोकाइनेसिस के बाद दो। अच्छा मुझे बताएं, पहले अगर कैरियोकाइनेसिस ना हो, पहले साइटोप्लाज्म को डिवाइड करें। चलो करके देखते हैं। ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस इधर, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। साइटोप्लाज्म कितने बन गए? दो। इसको न्यूक्लियस मिलेगा तो पहले किसकी डिवीजन होनी चाहिए? पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होनी चाहिए, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी चाहिए। तो पहले कैरियोकाइनेसिस हुई है और अब क्या होने वाला है? साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन कुछ यूं होती है, यहाँ से मेम्ब्रेन अंदर होगी, अंदर जाएगी 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 और फाइनली आप देखेंगे ऐसे अंदर जाती रहेगी। फाइनली ये दो सेल अलग बन जाएंगे, ये दो सेल बन जाएंगे। ठीक है, एक सेल था, दो न्यूक्लियस बन गए। अब ये साइटोप्लाज्म भी दो बन रहे हैं, ये दो साइटोप्लाज्म दो न्यूक्लियस, एक सेल से दो सेल बन गए। अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस को कैरियोकाइनेसिस से। कमेंट में बताएं भाई, क्या मैं कह सकता हूं कि डिवीजन कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होती है? और ये मैं कह सकता हूं कि डिवीजन प्रोफेज से स्टार्ट होती है? हाँ, क्यों? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस की ही तो स्टार्ट है। कैरियोकाइनेसिस मतलब माइटोसिस स्टार्ट, या प्रोफेज मतलब माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट। चलो भाई चलो, अब इस चीज को खोपड़ी में रखना है। इसको के गेमेट कौन बनाएगा? मियोसिस। मियोसिस इन जनरल मतलब एनिमल की बात है। और बॉडी के सेल आइडेंटिकल कौन बनाएगा? ग्रोथ, डेवलपमेंट, हीलिंग, रिपेयर, ये माइटोसिस। चलो भाई, तो अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या क्या चेंजेस होंगी, एक एक फेज के ऊपर वो पढ़ते जाएंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रोफेज से। ठीक है, प्रोफेज से स्टार्ट कर रहा हूं। अब अगर यहाँ पे एक और बात करूं
एक और बात करूं यहाँ पे सुनिए, अगर मैं और से सुन रहे हैं ना, ये सेल है, इसमें क्रोमोसोम है कितने, 46, मियोसिस करनी है। तो देखें भाई, पहले एक सेल में कितने न्यूक्लियस बनेंगे, एक सेल में 2 न्यूक्लियस बनेंगे, मतलब एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे, 2। इसको कहेंगे कौन सी, मियोसिस, मियोसिस 1। फिर जो 2 सेल्स हैं, इन 2 सेल्स में से 4 सेल बन जाएंगे, इसको क्या कहेंगे, मियोसिस 2। आप कहेंगे सर अच्छा ऐसा होगा कि एक दफा यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे भी होगी और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे भी होगी, और मतलब मियोसिस 1 में कौन से स्टेप होंगे, कैरियोकाइनेसिस और, मगर इसको क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, और इसकी जो कैरियोकाइनेसिस होगी उसे क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2। चलो ये भी बात क्लियर। एक और बात, कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोफेज होगा और इस कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज होगा, 1 किसको कहेंगे, 2 किसको कहेंगे, इसको 1, इसको 2, मेटाफेज 1, ये इसका मेटाफेज 2, इसका एनाफेज 1, इसका एनाफेज 2, और इसका टीलोफेज और इसका टीलोफेज, इसका 1 और इसका 2। ठीक है ना, ये तो बात क्लियर है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कौन से फेज से, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस और प्रोफेज 1, यानी किसका है प्रोफेज, मियोसिस 1 का या मियोसिस 2 का, मियोसिस 1 का, कैरियोकाइनेसिस 1 का या कैरियोकाइनेसिस 2 का। मीन्स ये माइटोसिस की स्टार्टिंग है, वो मियोसिस की स्टार्टिंग है। ये सोमेटिक सेल में होगी या गेमेटिक सेल में, और ये जर्म सेल में होगी, गेमेटिक सेल में होगी, रिप्रोडक्टिव सेल में होगी, फॉर द गेमेट फॉर्मेशन होगी इन केस ऑफ एनिमल एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी होगी। ठीक है भाई, चलो सुने। अब इंटरफेज के G2 का सेल बना रहा हूं मैं। इंटरफेज के मतलब बेस हो चुका है, मतलब डीएनए कितना है, डबल है। तो भाई ये बनाया मैंने न्यूक्लियस, और यहां पे भी बनाया मैंने न्यूक्लियस। अब यहां पे जो डीएनए है, ये उस एक डीएनए की एक कॉपी होगी या डीएनए की दूसरी कॉपी भी होगी। तो जो क्रोमोसोम मिलेंगे हमें, वो कैसे मिलेंगे, वो विद 2 डीएनए मिलेंगे, है ना। कितने क्रोमोसोम बना दिए मैंने, 4। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये वाला चौथा। 4 क्रोमोसोम बनाए हैं मैंने। पर डीएनए कितने हैं, 2 मतलब 8, है ना। अब ये जो डीएनए पड़ा है आपके सामने, ये पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, अभी कंटेंस नहीं है। हाँ भाई, क्रोमोसोम कब बनते हैं, ड्यूरिंग डिवीजन या बिफोर एंड आफ्टर डिवीजन। तो डिवीजन इंटरफेज में तो स्टार्ट नहीं हुई ना, ये तो G1 कह रहा हूं। तो यहाँ पे भी ये सेम किस्सा होगा, जैसा ये G2 का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वैसा मियोसिस में भी सेल के G2 में ऐसे ही एक सेल विद हर क्रोमोसोम के पास कितने डीएनए, 2। 4 क्रोमोसोम बनाए, मतलब पेयर कितने, 2, है ना, 2। अगर मैं 23 पेयर बनाता, मतलब 46 क्रोमोसोम है। अब एक सेल में मैं कैसे 23 पेयर बनाऊं, तो मैंने आसानी के लिए क्या किया है, बॉयज, आसानी के लिए क्या किया है मैंने, 4 क्रोमोसोम रखे हैं। एक पेयर है ना सर 2 क्रोमोसोम में, भाई 4 क्रोमोसोम रखे हैं तो पेयर कितने हो गए, ये मुझे बताएं। 2 पेयर, 4 क्रोमोसोम है तो पेयर 2, एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम।
8 डीएनए। हाँ तेरी जान छड़ाए, जान छड़ा सजा थोड़े ॾिसंदा, मुंहिंजी ॻाल्हि ई नथा ॿुधनि। अलाए छा आहे त बीठो आहियां, भली टोपी पाए, अलाए हिन जे करे कपिड़ा भी मैच, टोपी भी मैच अड़ी। चलो भाई सुने, अब सेल मैदान में उतर रहा है। कौन से मैदान में? डिवीजन के मैदान में। मतलब कहां से स्टार्ट करेगा? कैरियोकाइनेसिस से, मतलब प्रोफेज से। तो अब बना रहा हूं प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो भाई देखें, ये वही न्यूक्लियस बनाया है मैंने। देखें, ये मैंने सेल बना लिया। अब देखें, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन है, ये कन्वर्ट हो गए किसमें? जान छो ना। हाँ भाई सुने, सुने मेरी बात। ये क्या है? ये यहाँ पे कोई चीज नजर आ रही है मुझे न्यूक्लियस के अंदर, सॉलिड बॉल लाइक। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियोलस, है ना? न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम की चोटियों से बना हुआ है। चलो, अब ये जो मैंने फेज बनाया है वाइट मार्कर से, ये बनाया है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज। अब नंबर वन तो ये बन गए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब क्या? मतलब के क्रोमेटिन कंडेंस हो गए। क्यों भाई? ये ऐसे इनविजिबल हैं, लॉन्ग हैं, थिन हैं, ये डिवाइड नहीं हो सकेंगे, इसलिए इन लंबी लंबी और पतली क्रोमेटिन को कन्वर्ट किया गया है फाइन, थिक, मोटे, विजिबल थ्रेड में, जिसको कहा गया है क्रोमोसोम। तो पहला काम क्या हुआ? क्रोमोसोम मोटे बने, विजिबल बने, ताकि आसानी से उनको क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए। ठीक है भाई, चलो एक बात प्रोफेज की। दूसरी बात सुने, ये यहाँ पे भी वैसा ही होगा, क्रोमोसोम मोटे बनेंगे, मगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो लास्ट में पढ़ाऊंगा। सुने भाई, अब दूसरी जो चेंज है, यहाँ पे जो सेंट्रो न्यूक्लियोसोम था, न्यूक्लियोलस था सॉरी, वो न्यूक्लियोलस रहेगा या खत्म? कहाँ गया? आपने कहा सर न्यूक्लियोलस बना होता है क्रोमोसोम जब क्रोमेटिन के फॉर्म में होते हैं, डीएनए खुला हुआ होता है, वो डीएनए न्यूक्लियोलस बनाता है प्रोटीन और आरएनए से। जब ये जो क्रोमेटिन है वो पैक हो गए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, तो डीएनए तो छूट गया, डीएनए तो क्रोमोसोम में अपने आप में पैक हो गया, तो जो न्यूक्लियोलस था वो खत्म हो गया। मतलब एट द टाइम ऑफ डिवीजन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। उसके अलावा डिवीजन के लिए बड़ा मैदान चाहिए, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी डिसअपियर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो गई। और उसके अलावा जो G2 में यहाँ पे डिवाइड होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? डिवाइड होता है इनटू सेंट्रियोल। तो डिवाइड होके वहीं साथ रहता है। जैसे प्रोफेज स्टार्ट होता है, वो सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल की ओर मूव करता है। ये भी प्रोफेज में क्या हुआ? सेंट्रियोल ने क्या किया? मूव किया किसने? सेंट्रियोल ने टुवर्ड्स अपोजिट पोल मूव किया। और जैसे सेंट्रियोल मूव करेगा, ये धागे जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे। ये धागे बने हैं G2 में, स्पिंडल फाइबर, याद है ना? ट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन, ये वो यहाँ पे अरेंज हुए हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल। तो सेंट्रियोल ने मूव किया और जो है स्पिंडल
फाइबर जो है वो अरेंज हो गए। अब स्पिंडल फाइबर 3 किस्म के। एक स्पिंडल फाइबर ऐसे जो एक पोल से अगले पोल तक है, इन स्पिंडल फाइबर को कहा जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है। एक स्पिंडल फाइबर ऐसे जो इस पोल से स्टार्ट हो रहे हैं मगर आधे रास्ते तक पूरे, इनको कहा जाएगा डिसकंटिन्यूअस। और एक स्पिंडल फाइबर ऐसे जो जस्ट रेडिएट कर रहे हैं सेंट्रियोल से, बाकी आगे नहीं है, इनको कहा जाएगा एस्ट्रल। एस्ट्रल 3 टाइप के हैं स्पिंडल फाइबर। कौन बताएगा कमेंट में? अगर प्लांट का सेल है और कुछ इंसेक्ट का सेल है, बहरहाल प्लांट का सेल है, तो कौन सा फाइबर इनमें से नहीं होगा? एस्ट्रल। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि भाई एस्ट्रल फाइबर बनते हैं सेंट्रियोल से, सेंट्रियोल के अलावा नहीं बन सकते। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस इससे तो बन रहे हैं, मगर ये एक्चुअली फुल के फुल माइक्रोट्यूब्यूल है। तो प्लांट में माइक्रोट्यूब्यूल तो होता है ना। प्लांट में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं नॉट प्रोड्यूस बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रियोल, डायरेक्टली बनते हैं कौन से? माइक्रोट्यूब्यूल से, जो सेल के अपने साइटोस्केलेटन के माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। एनिमल में डिवीजन करने के लिए हम माइक्रोट्यूब्यूल से ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेंट्रियोल, इसके जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनसे स्पिंडल बनाते हैं। तो प्लांट में सेंट्रियोल नहीं है तो एस्ट्रल फाइबर नहीं बनेंगे, बाकी माइक्रोट्यूब्यूल से कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो प्लांट की डिवीजन को कहा जाता है एनेस्ट्रल और एनिमल की डिवीजन को कहा जाता है एस्ट्रल। एस्ट्रल और एम्फीएस्ट्रल। एम्फीएस्ट्रल क्यों? इस पोल और इस पोल दोनों पोल पे ये धागे नजर आएंगे। ठीक है भाई। क्या हुआ प्रोफेज में? क्रोमोसोम मोटे हुए, मैदान के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, न्यूक्लियोलस खत्म हुआ और स्पिंडल फाइबर बन गए, अब अरेंज हो गए और सेंट्रियोल ने मूव किया अपोजिट पोल। ये प्रोफेज पूरा है माइटोसिस का, मगर मियोसिस का भी ऐसा ही होगा। मगर मियोसिस का जो प्रोफेज होगा वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी जस्ट माइटोसिस का मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बता के फिर मैं मियोसिस पे जाऊंगा। अभी माइटोसिस का पहला फेज हुआ है, प्रोफेज। बखरानी छाए। हाँ ना। सुनिए भाई, दूसरा फेज कौन सा है माइटोसिस का? मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा? सपोज करें ये मैंने ओनली न्यूक्लियस बनाया है, चलो सेल बनाया है सारा, वो जो क्रोमोसोम मोटे बन गए थे मेटाफेज में, जस्ट वो क्रोमोसोम आके अरेंज होंगे सेंटर पर। ये एक क्रोमोसोम का पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, सॉरी दूसरा पेयर। ठीक है, ये बन गया एक सेल। अब ये क्या है? ये सेंट्रियोल है और ये भी सेंट्रियोल है, ये एस्ट्रल फाइबर्स हैं, ये एस्ट्रल फाइबर हैं। अब मेटाफेज में एक पॉइंट क्या सीखी हमने कि क्रोमोसोम अरेंज करेंगे अपने आप को एट द सेंटर, एट द मिड। इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल प्लेन। इस पॉइंट को इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर मतलब बीच पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्यों अरेंज करेंगे? जब लाइन से खड़े हो जाएंगे क्रोमोसोम तो चुन चुन के इनको डिवाइड किया जाएगा ना इक्वली। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज होते हैं सेंटर पर नंबर 1। और दूसरी पॉइंट मेटाफेज की, मेटा का मतलब क्या है? मिड। मिड पे अरेंज होंगे क्रोमोसोम। अच्छा, अरेंज तो होंगे, उसके अलावा थिक भी बनेंगे। यानी प्रोफेज में कंडेंसेशन हुई थी मगर मेटाफेज में भी और होगी। तो बताएं सबसे मोटे क्रोमोसोम कहाँ पे नजर आएंगे? क्यों? सपोज करें 80% कंडेंसेशन प्रोफेज में और 20% और मोटे हो गए ना, तो मोटे हाईली विजिबल हमें क्रोमोसोम मिलते हैं
मेटाफेज में एज कंपेयर टू प्रोफेज। मैक्सिमम कंडेंसेशन कहाँ पे होती है? वो प्रोफेज में। मैक्सिमम 80% कंडेंसेशन प्रोफेज में होती है, बाकी थोड़ी 20% मेटाफेज में होती है। सबसे मोटे कहाँ पे नजर आएंगे? दोनों 80 और 20 100% कंडेंसेशन के बाद, यानी मेटाफेज में। अर्ली मेटाफेज में या लेट मेटाफेज में? तो लेट मेटाफेज। ठीक है भाई, चलो मेटाफेज क्यों बेस्ट है, सवाल आया है। मेटाफेज क्यों बेस्ट है? भाई नंबर काउंट करने के लिए बेस्ट है कि क्रोमोसोम का नंबर प्रोफेज में कहां पर थे क्रोमोसोम, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, यहाँ पे सारे लाइन में लगे हुए हैं, गिनते जाओ, माइक्रोस्कोप लगा के गिनते जाओ। ठीक है, तो काउंटिंग करने के लिए बेस्ट फेज है कौन? मेटाफेज। चलो 2 पॉइंट्स हो गई, एक सेंटर पर अरेंज होंगे और दूसरा और थिक बनेंगे, यानी 20% कंडेंसेशन यहाँ पे होगी। तीसरी पॉइंट भाई, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल अटैच होंगे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पर। तो भाई ये स्पिंडल फाइबर एक, ये स्पिंडल फाइबर एक, स्पिंडल फाइबर एक, स्पिंडल फाइबर एक। अब मुझे बताएं माइटोसिस में क्या होगा? एक सेल डिवाइड होगा, 2 सेल में, इसमें 46, तो डॉटर सेल में भी कितने क्रोमोसोम? 40। इट मीन्स आप कहेंगे सर, आप कहेंगे सर बात कुछ यूं है। कैसे है भाई? सर ये एक डीएनए और ये उसका भाई, ये एक डीएनए ये उसकी कॉपी, ये एक डीएनए ये इसके जैसा डीएनए। तो सर ये एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम का कंटेंट है। तो जस्ट आप ऐसा करें, कैसा करें भाई? आप यहां से डिवीजन करवा लें। कहां से? यहां से क्रोमोसोम को तोड़ दें, तो क्रोमोसोम 2 हिस्सों में बट जाएगा। और 2 हिस्से कैसे बनेंगे? एक बनेगा ऐसा और एक बनेगा ऐसा, इसमें भी एक डीएनए होगा और इसमें भी। तो भाई मुझे बताएं एक क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे? एक उधर एक इधर, एक उधर एक इधर, एक उधर एक इधर, एक उधर, यानी टोटल इधर कितने जाएंगे? इधर कितने? अगर ये 46 हैं तो इधर कितने जाएंगे और इधर कितने? तो भाई इक्वल डिवीजन करने के लिए यहाँ पे एक स्पिंडल फाइबर का अटैच होना जरूरी है, या इधर से भी एक का अटैच होना जरूरी है? कितने स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे? 2। क्यों? एक स्पिंडल फाइबर आधे क्रोमोसोम को यहाँ पे खींच के लाएगा और एक स्पिंडल आधे क्रोमोसोम को वहां। क्या सुने? क्या ये जो डीएनए यानी ये जो क्रोमेटिड एक इधर आएगा दैट इक्विवेलेंट टू द एक क्रोमोसोम, और एक उधर जाएगा दैट इक्विवेलेंट टू द एक क्रोमोसोम। क्या ये और ये क्रोमोसोम आपस में थोड़ा भी अलग हैं? मतलब एक उधर कॉपी इधर, ओरिजिनल उधर कॉपी इधर, ओरिजिनल उधर तो कॉपी उधर। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर कितने अटैच होंगे? तो और सुने मेटाफेज में क्रोमोसोम होते हैं, ये ओनली और ओनली सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं। जो क्रोमेटिड्स होती हैं, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड आपस में देखें ये अलग है, मगर एक पॉइंट पर ये अलग नहीं है, इस पॉइंट पर। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं, कौन सा फेज है? मेटाफेज। अगर मैं कहूं ये टूट चुके हैं तो भी मेटाफेज है। तो चौथा क्या बनेगा? क्रोमोसोम क्या होंगे? स्प्लिट होंगे। स्प्लिट होंगे कहां से? फ्रॉम सेंट्रोमियर। कौन स्प्लिट करेगा? स्पिंडल फाइबर। सेपरेट होके वहीं रहेंगे, रेडियली ऐसे लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होंगे। ठीक है, पर मेन पॉइंट कौन सी? सेंट्रोमियर। बाकी तो है ही अलग, ऐसे डिवाइड नहीं किया जाएगा, ये बेईमानी है ना। तो भाई चौथी पॉइंट, पहली पॉइंट क्या थी? सेंटर पर अरेंज हुए और थिक बने और स्पिंडल फाइबर अटैच हुए और स्प्लिट होके वहीं के वहीं रहे, मूव अभी तक नहीं किया। अब जैसे एक मेरा सवाल है यहाँ पे, अगर मैं ये मेटाफेज बना रहा हूं मियोसिस का, इसका
ये किसका था? इसमें कितने क्रोमोसोम? 4 हैं तो 4 उधर 4 इधर। इसमें कितने क्रोमेटिड अटैच हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर? एक क्रोमोसोम पर। क्या मैं ये कहूं, और से सुने, क्या मैं ये कहूं कि माइटोसिस के मेटाफेज के बाद एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो आपस में सेपरेट होंगी, हाँ या ना? ये सिस्टर है ना, ये सिस्टर है ना, ये सिस्टर है, एनाफेज में फार अपार्ट होंगी। और सुने, और सुने, अगर मैं मियोसिस का बना रहा हूं कौन सा फेज? मेटाफेज। तो भाई अगर टोटल 4 क्रोमोसोम है, चारों लाइन में अटैच होंगे या होमोलॉगस पेयरिंग करेंगे? फॉर व्हाट होमोलॉगस पेयरिंग? क्यों? आप कहेंगे सर देखे ना, देखे ना सर कि अगर होमोलॉगस पेयरिंग होगी, अगर होमोलॉगस पेयरिंग होगी तो सर क्या होगा? सर ये माँ का क्रोमोसोम तो ये बाप का, या ये बाप का तो ये माँ का। एक स्पिंडल फाइबर इस पर अटैच होगा, एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर। सर यही तो रिडक्शन का सबब बनेगा। माइटोसिस में मेटाफेज पे एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 स्पिंडल फाइबर अटैच होंगी, एक एक एक, यानी सारे क्रोमोसोम टूट जाएंगे। और सर मियोसिस का जो मेटाफेज 1 होगा उसमें क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयरिंग के फॉर्म में अरेंज होंगे। इट मींस माइटोसिस में होमोलॉगस पेयरिंग नहीं होगी, मेटाफेज में क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर में होंगे, एक इधर तो दूसरा इधर, एक तीसरा इधर तो चौथा इधर, यानी 4 में से यहाँ पे कितने आए, वहां पे भी कितने गए, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे रिड्यूस हुआ? ये डिपेंड करता है कि मेटाफेज में होमोलॉगस पेयरिंग है तो ये मेटाफेज किसका है, और होमोलॉगस पेयरिंग नहीं है, सब क्रोमोसोम कह रहे हैं इक्वली बटेंगे भाई, तो ये माइटोसिस है। माइटोसिस में कितने क्रोमेटिड अटैच होंगे एक क्रोमोसोम पर? एक क्रोमोसोम पर सेंट्रोमेयर पर काइनेटोकोर पर 2 स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, वाइल मियोसिस के मेटाफेज 1 में। समझ आ रही है बात? चलो चलो, तो भाई आगे चलते हैं, जो फेज आपको ऑलरेडी कवर है उस पर, जिसका नाम है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? आप कहेंगे सर मेटाफेज में क्या हुआ था, रिपीट तो करवाएं। नंबर 1 क्रोमोसोम क्या हुए थे? थिक। नंबर 2 कहां पर आए थे? इक्वेटर पर, सेंटर पर। नंबर 3 क्या हुआ था? चलो सेंट्रियोल डिवाइड हुआ है ना? नहीं नहीं, सेंट्रियोल डिवाइड नहीं हुआ, सॉरी, स्पिंडल अटैच हुए, स्पिंडल अटैच हुए। कितने? प्रोफेज मेटाफेज माइटोसिस के में 2 और मियोसिस के में 1। और सर चौथी बात क्रोमोसोम क्या हुए? स्प्लिट हुए फ्रॉम द सेंट्रोमियर। अब एनाफेज में वो स्प्लिटेड क्रोमोसोम अपना अपना रास्ता लेंगे। वो जो स्प्लिट हुए थे क्रोमोसोम वो अपना अपना रास्ता लेंगे और आपको नजर आएंगे कि क्रोमोसोम भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं, कि क्रोमोसोम कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं इस पोल पे, इस सेंट्रियोल की ओर, और कुछ इधर आ रहे हैं। जो मूवमेंट में है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं, मूविंग पोजीशन में है, ये है एना। एना का मतलब है अप, फेज मतलब फेज, ऐसा फेज जिसमें क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते नजर आए। यानी ये कैसे होगा? आप कहेंगे सर एनाफेज में पहली कंडीशन क्या है? क्रोमोसोम मूवमेंट करेंगे तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये पहचाने कि ये एनाफेज माइटोसिस का है या मियोसिस का है, और ये बताएं ये एनाफेज किसका है? हाँ भाई, ये भी एनाफेज है, ये किसका है?
यहाँ पे भी क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं, वहां पे भी, मगर यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में सेपरेट होके जा रहे हैं। यहाँ पे कौन जा रहे हैं? क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं। समझ आ रही है डिफरेंस बिटवीन द एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 एंड द एनाफेज ऑफ माइटोसिस? ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होगा, क्योंकि आधे उधर जा रहे हैं, आधे उधर जा रहे हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इक्वली जा रहे हैं। 4 क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम के कितने कितने क्रोमोसोम बने? एक एक, यानी 2, एक उधर एक उधर एक उधर एक उधर एक उधर एक उधर, यानी 4 उधर 4 इधर। 40 होते तो 40 उधर 40 उधर, 4 ही रास्ते में इधर लड़ पड़े हैं, 2 इधर 2 उधर, आधे इधर आधे उधर। ये डिफरेंस है द बिटवीन द एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। चलो भाई, चलो भाई, अब एक तो आई मूवमेंट नजर, और दूसरी बात मूवमेंट हुई क्यों? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हुई। सेंट्रोमियर ने सेंट्रियोल ने, स्पिंडल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्शन की, तो वो जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे वो खींच के चले आए। स्पोल ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की, तो इधर जो टूटे हुए थे इधर आए, उसने कॉन्ट्रैक्शन की तो कुछ उधर गए। ठीक है, चलो भाई, एनाफेज पूरा, एनाफेज पूरे होने के बाद अब जो फेज आएगा, अब जो फेज आएगा, ये मियोसिस 1 का टेलोफेज 1, और ये माइटोसिस का टेलोफेज। नाम लिख लें यहाँ पे, टेलोफेज, चौथा फेज। एरियोकाइनेसिस खत्म होने वाली है भाई। एनाफेज कब स्टार्ट होगा? जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, मूवमेंट स्टार्ट होगी, है ना। खत्म कब होगा? जब क्रोमोसोम अपनी मंजिल कहाँ है? अपोजिट पोल, नियर टू द सेंट्रियोल। सही है। तो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं कि क्रोमोसोम ये क्या है? सेंट्रियोल, और ये भी क्या है? सेंट्रियोल। ये क्रोमोसोम आपको यहाँ पे मिले, ठीक है। चलो, ये एक, कितने थे टोटल? चारों के 4 पहुंच गए, ये भी यहाँ पहुंच गए 4। तो पहुंचने के बाद अब टेलोफेज स्टार्ट होगा। अब टेलोफेज पता है, टेलोफेज टोटली अपोजिट टू प्रोफेज। तो आप कहेंगे सर बस क्लियर हो गया कि ये जो पहले तो क्रोमोसोम है, ये क्या बनेंगे? ये क्रोमोसोम नहीं रहेंगे सर, हटा लें इनको। समझ लिया हमने, यहाँ पे पहुंच गए। मगर जैसे पहुंचे, इन्होंने डीकंडेंसेशन स्टार्ट की और ये बन गए क्रोमोसोम से। तो पहली चेंज किसका बनना? क्रोमेटिन का बनना, फ्रॉम द क्रोमोसोम। कंडेंसेशन नहीं, डीकंडेंसेशन होना। सही है। चलो भाई, क्रोमोसोम थिन बन गए, इनविजिबल बन गए, यानी क्रोमेटिन बन गए, लॉन्ग बन गए। और कितने हैं टोटल? 4। और इधर भी कितने हैं? 4। ये 4 क्रोमोसोम, अब इनके ऊपर अब आ जाएगी मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आ जाना, और क्रोमेटिन बन गए तो इन्होंने मेहनत करके क्या बना लिया? न्यूक्लियोलस का रीअपियर होना। ठीक है। और क्या था? स्पिंडल फाइबर बने थे, अब किस काम के हैं? हाँ भाई, इनको क्या करें? डिसअपियर। चलो भाई, ठीक है। जो सेंट्रियोल यहाँ पे था, नाउ इट विल बिकम सेंट्रोसोम। ठीक है। तो ये है टेलोफेज। अब भाई, टेलोफेज के बाद एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो एक ही है, मगर न्यूक्लियाई बन गए 2 न्यूक्लियाई बन गए। अब यानी न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई कंप्लीट। प्रोफेज में क्या हुआ? अगर थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी बातों को देखें तो सर प्रोफेज में क्रोमोसोम मोटे बने, है ना, फर्दर डिवीजन। बेटा फेज में बीच पे अरेंज हुए और उन पे रस्से बांधे गए, ठीक है, और डिवाइड होके बैठ गए। एना फेज में चल दिए, और पहुंचने के बाद टेलोफेज पहुंच गए। पहुंचने के बाद सेल कैसा बनेगा? जैसे डिवीजन से पहले था, वर्किंग सेल बनेगा। सर वर्किंग सेल मींस
मीन्स क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमेटिन में, और ये खुशी खुशी से काम करने की नीयत से रहेगा। अगर सर, अगर फिर डिवीजन होनी है, अगर अगर ये दो सेल बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, अब सेल की साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस के बाद अगर फिर डिवीजन होनी है तो ये जो सेल है किस में जाएगा, इंटरफेज में, G1 में, S में और G2 में, फिर स्टार्ट करेगा प्रोफेज को। अगर इसने हाथ जोड़ दिए भाई अब मुझ में कैपेसिटी नहीं है टू डिवाइड, तो इसका जो डीएनए है ना रिप्लिकेट करेगा, है ना डीएनए डबल होगा, ऐसा ही सिंगल रहेगा डीएनए, और ऐसे ही क्रोमेटिन में रहेगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं होगा। क्रोमोसोम में कब होगा, जब इंटरफेज पूरा करके माइटोसिस में स्टार्ट हो, प्रोफेज में स्टार्ट हो, तो ये क्रोमेटिन बन जाएंगे किसमें, क्रोमोसोम में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम को, कौन से फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को काउंट काउंट काउंट, मेटाफेज, काउंट करने के लिए मेटाफेज। अगर मैं सवाल पूछूं मैं आपसे, वो कौन सा फेज है जिसमें आप क्रोमोसोम की वी शेप है, एल शेप है, जे शेप है या आई शेप है, शक्ल देख सकते हैं। राइट द नेम ऑफ फेज, एनाफेज। क्योंकि एनाफेज में क्रोमोसोम को रस्सा बांध के घसीटा जाएगा और उसकी आम पीछे लटक दी जाएंगी। अगर दोनों इक्वल होंगी तो वो आपको नजर आएगा कैसा, और एक ऐसी होगी तो नजर आएगा एल, और छोटी होगी तो जे, और बिल्कुल नहीं होगी तो यार ऑड शेप। चलो एक और बात, एक और बात, कौन सा केमिकल है जो देकर सेल को स्टॉप किया जाता है, सेल की डिवीजन को, वो केमिकल है कोल्चिसिन। भाई 1 घंटे में डिवीजन होती है ना, अगर आपको क्रोमोसोम देखने हैं, मेटाफेज में रुकवाना है डिवीजन को, तो कोई ऐसा इनहिबिटर देंगे ना कि डिवीजन क्या हो जाए, स्टॉप। तो उस केमिकल का नाम है, कमेंट में लिखा है बच्चों ने, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन एक केमिकल है जो कैरियोटाइपिंग टॉपिक था ना क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में, वहां पे मैंने पढ़ाया था कि कोल्चिसिन केमिकल देके सेल डिवीजन को स्टॉप करके फिर उन क्रोमोसोम को निकाल दें। अगर स्टॉप ना करें तो मेटाफेज में सेल डिवीजन रुकेगी, चलती रहेगी। चलो सर टीलोफेज 1 में भी सेम है। एस्ट्रल फाइबर क्या थे, एस्ट्रल फाइबर सेंट्रियोल से रेडिएट कर रहे हैं, इनको हम एस्ट्रल रेज भी कह रहे हैं, एस्ट्रल स्पेंडल फाइबर भी कहते हैं। ये कॉन्ट्रेक्शन करने में, ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करने में रोल प्ले करते हैं। क्विक एनाफेज को जल्दी में, छोटे में छोटा फेज, सबसे छोटा फेज एनाफेज, मूवमेंट स्टार्ट हुई, पहुंच गए, खत्म। सबसे लंबा फेज प्रोफेज। अगर अगर पूछे प्रोफेज 1 या प्रोफेज जनरल, प्रोफेज, तो भाई मुझे ये बताएं ये कौन सा फेज है, ये कौन सा फेज है, और और हाँ भाई ये दोनों प्रोफेज हैं भाई। मुझे ये पहचान के दें कि माइटोसिस का प्रोफेज कौन सा है और मियोसिस का प्रोफेज कौन सा है। ये किसका है, ये माइटोसिस का है, और ये है प्रोफेज 1। कैसे पहचाना आपने, आपने कहा सर, सर होमोलॉगस पेयरिंग हुई है, होमोलॉगस पेयरिंग होती है। तो भाई सुने, मियोसिस के प्रोफेज को सुने और इससे कंपेयर करते जाएं। सुने,
मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1, उसमें 5 सब स्टेजेस हैं। कितनी? अब ये टोपी ड्रामा है एक, किसका? साइनेप्सिस, पढ़ाया था ना, साइनेप्सिस, होमोलॉगस पेयरिंग। इसके लिए क्यों हो रही है साइनेप्सिस? कौन से प्रोसेस के लिए? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में होगी? नहीं होगी। होमोलॉगस पेयरिंग होगी, प्लाज्मा बनेगा। सारे फीचर किसके प्रोफेज के हैं? इसलिए तो लंबा है ना, बड़ा है ना, कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो प्रोफेज को हम, ऐसा नहीं है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये अलग अलग होते हैं। हमने इनको अलग किया है समझने के लिए। कुछ इवेंट ले लिए हमने, उनको कह दिया है प्रोफेज है ये। कुछ इवेंट ले लिए हमने, उनको कहा ये मेटाफेज है। हमने नाम रखे हैं। सेल डिवीजन कंटिन्यू होती है ना, सेल डिवीजन कंटिन्यू होती है, नाम दे दिए हैं, 4 फेज हैं। ऐसे प्रोफेज के अंदर भी, मियोसिस के प्रोफेज कॉम्प्लेक्स है ना, तो उसको 5 स्टेजेस दे दिए हैं। ये प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस हैं। पहली लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, CH, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन और डाया काइनेसिस। अब सुने, जो जो क्या हो रहा था, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा था, और उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, ठीक है, और उसके अलावा स्पिंडल फाइबर बन रहे थे, अरेंज हो रहे थे, और सेंट्रियोल जो है वो मूव कर रहा था। ये जो इवेंट्स हैं ये होंगे डायाकाइनेसिस में। वही है ना प्रोफेज के माइटोसिस वाले, मगर इनको हमने लास्ट में रख दिया। मतलब कुछ और इवेंट्स हैं जो इन स्टेजेस में होते हैं। वही प्रोफेज माइटोसिस जैसा ही है, नई चीज़ें हैं उनके लिए हमने। चलो, ये मैंने क्या नहीं रखा यहाँ पे, न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना, ये स्टार्ट में होगा। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लेप्टोटीन में स्टार्ट होगी क्या? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगी, और जो क्रोमोसोम होंगे वो बीडेड अपीयरेंस होंगे। बीडेड का मतलब समझ रहे हैं? कहाँ से ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे, कहाँ से कम, कहाँ से ज़्यादा, कहाँ से कम। तो लेप्टो का मतलब क्या है? बीडेड। लेप्टो मतलब बीड्स। जैसे न्यूक्लियोसोम कैसे नजर आ रहा था, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसे यहाँ पे क्रोमेटिन कहाँ से कंडेंस ज़्यादा हो जाएंगी, कहाँ से कम। स्टार्ट ऑफ द कंडेंसेशन है, इसको हम लेप्टोटीन कह रहे हैं। अब लेप्टोटीन के बाद ये लेप्टोटीन है, देखें भाई, ये क्रोमोसोम ने क्या किया है, यहाँ से ज़्यादा कंडेंस किया है। अब ये क्रोमेटिन से थोड़ा कंडेंस हो गया है, ये क्रोमोसोम है, कंडेंस हो गए। अब ये क्लोज आएंगे एक दूसरे के। इसके पास भी कितने डीएनए हैं? 2। एक क्यों भाई? एक क्यों? 2 है ना? क्यों 2 हैं? चलो 2 क्यों हैं भाई? ये प्रोफेज है, G1 के बाद हुआ है, G2 के बाद हुआ है, मतलब S के बाद हुआ है, मतलब इंटरफेज के बाद हुआ है, मतलब डीएनए डबल है। तो डीएनए डबल है, तो ये एक क्रोमोसोम के पास ये एक डीएनए और ये दूसरा डीएनए, इट मीन्स ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरी समझ आ रही है बात? तो ये दोनों क्रोमेटिड कौन सी? ये कौन सी क्रोमेटिड है? ये कौन सी हैं? ये वही तो बनाई है मैंने सिस्टर। अगर यहाँ पे कंडेंसेशन फुल है, यहाँ पे स्टार्ट है। ये क्रोमोसोम हाईली कंडेंस है, छोटा है और छोटा है, ये थोड़ा कंडेंस है इसीलिए थोड़ा लंबा है, बस। ये लेप्टोटीन। अच्छा, एक और बात, लेप्टोटीन में ये एक दूसरे से आके अटैच नहीं होंगे, जुदा जुदा कंडेंस होंगे। जाइगोटीन में ये क्रोमोसोम और ये दोनों आपस में क्या है? होमोलॉगस। तो ये आप आके क्या बनाएंगे? साइनेप्सिस करेंगे। क्या था साइनेप्सिस? होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर करना। होमोलॉगस पेयरिंग कब होगी? और कंडेंसेशन थोड़ी और एक्स्ट्रा होगी, ठीक है, थोड़ी और एक्स्ट्रा कंडेंसेशन होगी भाई, इसमें सब में कंडेंसेशन होगी।
मेटाफेज में भी कंडेंसेशन होगी, मगर इसमें क्या हुआ, ओनली कंडेंसेशन। यहाँ पे क्रोमोसोम एक दूसरे के कौन से एक दूसरे के पास आ गए, होमोलॉगस 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 होमोलॉगस, 23 पेयर पेयरिंग में आ गए इन द जाइगोटीन स्टेज। और सुने भाई, और सुने, एक क्रोमोसोम के पास डीएनए कितने, 2। दूसरे क्रोमोसोम के पास भी डीएनए कितने, मैंने देखे यहाँ पे तो साइनेप्सिस हो रही है ना, साइनेप्सिस को देखें जरा, यहां से थोड़ा ज्यादा कंडेंस है सपोज करें, है ना, अब ये साइनेप्सिस है, ये एक डीएनए है और ये उसकी, ये एक डीएनए है और ये उसकी, आप कहेंगे सर इट मींस ये है कि माइटोसिस के प्रोफेज में, 5 मिनट, माइटोसिस के बुधो भाई वकार मुझी गाल बुधो, माइटोसिस के प्रोफेज में जो क्रोमोसोम था वो डायरेक्टली ऐसा बन रहा था, यानी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, यहाँ पे जाइगोटीन तक क्रोमेटिड एक है, उसके अंदर डीएनए 2 है। तो मुझे बताएं इन दोनों क्रोमोसोम को क्या कहूं, बाइवेलेंट कहूं? बाइवेलेंट का मतलब क्या है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम विद डबल डीएनए विद सिंगल क्रोमेटिड आपस में अटैच्ड। ये एक क्रोमोसोम डीएनए कितने हैं, अगर सेपरेट नहीं है एक ही क्रोमेटिड में, ये क्रोमोसोम डीएनए कितने हैं, अगर सेपरेट नहीं है, तो ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम, ये होमोलॉगस पेयरिंग। कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं? अब जाइगोटीन के बाद कौन सी स्टेज है? पेकाइटिन में ये होगा, देखें गौर से देखें मेरी उंगलियों को, ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। व्हाट दिस मीन्स, व्हाट दिस मीन्स, इसके पास 2 डीएनए हैं तो क्रोमेटिड भी 2 बनेगी, इसके पास 2 डीएनए हैं तो क्रोमेटिड भी, यानी आप कहेंगे सर सीधा क्यों नहीं कह रहे, एक क्रोमोसोम के पास 2 बेटे हैं तो 2 घर बनेंगे, 2 क्रोमेटिड बनेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बनेगी, सिस्टर क्रोमेटिड बनेगी। तो अब जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है इन द नेक्स्ट स्टेज पेकाइटिन क्या कहलाएंगे, बाइवेलेंट या टेट्राड? बाइवेलेंट हैं। देखें अब मैं दूसरा टर्म पूछ रहा हूं, आपने इसको क्या कहा, टेट्राड, इसको क्या कहा, अब इसको डायाड भी कह सकते हैं, क्यों, एक क्रोमेटिड तो ये डायाड और ये टेट्राड। टेट्राड कब, टेट्राड कब, पेकाइटिन में क्या बना, टेट्राड। क्या मैं इसको बाइवेलेंट और इसको बाइवेलेंट नहीं कह सकता? कह सकता हूं भाई। सुने, ये कितने क्रोमोसोम है, 2 तो क्या कहा, बाइवेलेंट और डायाड। बाइवेलेंट क्यों के 2 क्रोमोसोम है, डायाड क्यों के 2 क्रोमेटिड हैं, मतलब एक क्रोमेटिड है, समझ आ रही है? अब 2 क्रोमेटिड यानी 4 क्रोमेटिड के बुनियाद पर क्रोमोसोम तो 2 है ना, तो बाइवेलेंट है मगर टेट्राड, बाइवेलेंट है मगर डायाड। तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम डायाड बाइवेलेंट टेट्राड में कन्वर्ट होगा, इन विच स्टेज, समझ आ रही है? चलो शुक्र है। तो पता है पंजाब में क्या लिखा हुआ है कि पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है, हमारे सिंध में क्या लिखा हुआ है कि पेकाइटिन में क्या बनता है, डायाड से, ये जाइगोटीन में डायाड और पेकाइटिन में डायाड से, मतलब जाइगोटीन में एक क्रोमेटिड के पास 2 डीएनए है ना, और पेकाइटिन के अंदर ऐसा, बस ये जाइगोटीन और ये पेकाइटिन। अब कौन सी स्टेज, डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या है पता है हमें,
कि सर क्रॉसिंग ओवर का मतलब है ये जो क्रोमेटिड है ना, कौन सी, सिस्टर नॉन सिस्टर, कौन से क्रोमोसोम की, होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच इक्वल जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। क्रोमोसोम होमोलॉगस हो, अटैच्ड हो, भाई क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या हुआ यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर। और पता है और क्या होता है, और बनता है चियाज़मा। ये भी पता होना चाहिए आपको, मैंने पढ़ाया है। व्हाट इज चियाज़मा? सर वो पॉइंट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वो जाहिर हो गई हैं, वो क्लियर हो गई हैं, वहाँ पे क्रोमोसोम अटैच है, बाकी क्रोमोसोम एक दूसरे से, सपोज करें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई और यहाँ से अभी तक क्रोमोसोम अटैच है, यहाँ से टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया, यहाँ से भी, चलो यहाँ से भी क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो इन जो दो जगहों पर यहाँ पे और यहाँ पे क्रोमोसोम अटैच है। मतलब अगर और कोई स्ट्रक्चर बना लूं मैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है तो यहाँ पे अटैच हैं यहाँ पे नहीं हुई तो सेपरेट हो गए, अगर यहाँ पे हुई है तो अभी तक अटैच हैं, अगर नहीं हुई होती तो अलग हो जाते। अब भाई जो डिप्लोटीन है, देखें तो सिंटेक्स खोल के कह रहा है कि डिप्लोटीन में टर्मिनलाइजेशन भी होगी, या डायाकाइनेसिस में कह रहा है, देखें कंफर्म करें। डायाकाइनेसिस कह रहा है ना, सही है, पंजाब भी ऐसा कहता है, चलो कोई क्लेश नहीं। अब डायाकाइनेसिस में क्या हुआ था बताएं तो थोड़ा, क्या हुआ था डायाकाइनेसिस में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, स्पेंडल फाइबर अपीयर और सेंट्रियोल ने मूव किया था, है ना, और टर्मिनलाइजेशन होगी। अब टर्मिनलाइजेशन क्या है गौर से समझें भाई, देखें ये दो क्रोमोसोम है होमोलॉगस, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हुई है, ये जो मैंने 4 फिंगर्स दिखाई है ना आपको, इन 4 पॉइंट्स पर क्या हुई है क्रॉसिंग ओवर। क्या ये 4 फिंगर्स चोटियों पर है? नहीं, बीच में भी है, कहीं एक साइड भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, एंड पर भी हो सकती है, रेंडमली कहीं पर भी हो सकती है, समझ आ रही है ना ये। अब क्या होगा, अब कॉन्ट्रेक्शन होगी, जहां जहां पे चियाज़मा है, मींस जहां जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है उनको भेजा जाएगा चोटी पर, चोटी पर। चियाज़मा कहां पे मूव करेंगे? चोटी पर, तो बीच में से क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच रहेगा, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है क्रोमोसोम रिमेन अटैच्ड वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। जहां पे चियाज़मा है तो चियाज़मा का ऊपर और नीचे जाना, यानी दोनों चोटियों पर जाना इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन। तो भाई टर्मिनलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम बीच से कहीं पर भी अटैच नहीं है, ओनली चोटियों पर अटैच है। अब आएगा नेक्स्ट फेज, कहलाएगा मेटाफेज, और मैंने वो आपको पढ़ा दिया है कि मेटाफेज में क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पे अटैच करेंगी। अब ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगी ये कैसे होंगी, आप कहेंगे सर देखिए ये चोटी पर अटैच होगी, चोटी पर अटैच होगी, बस देखें ये चोटी पर अटैच है, ये चोटी पर अटैच है, इट मींस क्रॉसिंग ओवर चियाज़मा को यहाँ पे भेजा गया है। तो अब मेटाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे और ये टूटेंगे। कौन टूटेंगे? चियाज़मा वाले पॉइंट्स टूटेंगे। कौन सेपरेट होंगे, क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमेटिड? क्रोमोसोम। चलो भाई आगे फिर लेक्चर सुन लेना, समझ ना आए तो फिर भी सुन लेना, फिर भी समझ ना आए तो फिर सुन लेना, क्लियर है? चलो अच्छी बात है। स्टार्ट